आपको पता है सुबह 8 बजने का इंतजार पूरे देश की जनता कर रही है, लेकिन जनता से ज्यादा नेताओं में बेचैनी है, तड़प है, बौखलाहट है कि आखिर कल 8 बजे क्या होगा और क्या होने वाला है। और सवाल बस एक ही है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा भाई? अब बस 12 घंटे का इंतजार कीजिए और काउंटिंग का आनंद लीजिए। लेकिन यह भी बता दूं, जितनी बात कल लोकसभा चुनाव परिणाम की होगी, लिख कर ले लीजिए, लिख कर दे रहा हूं, उतनी ही बात, ना 1 रुपया कम और ना 1 रुपया ज्यादा, उतनी ही, हां उतनी ही बात ईवीएम की भी होगी। जीतने वाला ईवीएम को प्रणाम करेगा और हारने वाला ईवीएम को बदनाम करेगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। आज बात 40 दिन से ज्यादा चली ईवीएम चालीसा की होगी। चालीसा, रुकिए, चालीसा क्यों कह रहा हूं आपको? क्योंकि इस चालीसा में बहुत शेरो शायरी है, शायराना अंदाज है और इतने बड़े बड़े लोगों के आरोप हैं, बयान हैं कि आपको देखकर लगेगा कि हां, ये चालीसा से कम नहीं। क्योंकि ईवीएम को लेकर देश के चुनाव आयुक्त से लेकर देश के विपक्ष के बड़े बड़े नेता खूब शेरो शायरी की है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम भी एक ईवीएम चालीसा पढ़ देते हैं। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार पर यह चालीसा लिखी गई है। जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसके आधार पर आज पूरा ये ईवीएम का विश्लेषण है, ईवीएम पर विश्लेषण है। चुनाव आयुक्त ने क्या कहा है, विपक्ष ने क्या कहा है, ये सब को घोट कर समेट कर हमने बनाया है ये पूरा ईवीएम चालीसा। चुनाव विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, जब से एनडीए की सरकार बनी है विपक्ष ने सबसे ज्यादा बदनाम अगर किसी को किया है तो वो ईवीएम को ही किया है। और हां, हम जो बताते हैं बहुत विस्तार से बताते हैं, नाम ही है विस्तार न्यूज, आपका अपना चैनल। चुनाव शुरू होने से पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह दिया था, 16 मार्च को जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था तभी शायराना अंदाज में राजीव कुमार ने तंज कसा था। शुरू में ही मैंने शेरो शायरी का जिक्र किया है, इसलिए पहले वो शायराना अंदाज सुन लीजिए राजीव कुमार का, फिर बताएंगे कि आखिर क्यों मैं आज नतीजों से पहले, परिणाम से पहले ईवीएम चालीसा पढ़ रहा हूं। सुनाइए राजीव कुमार का वो बयान। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ। यही नहीं खत्म हुआ है, ये ईवीएम चालीसा यही खत्म नहीं हुआ है। ये ईवीएम चालीसा बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, विश्लेषण है, एक एक बयान इस ईवीएम चालीसा में है, सब कुछ दिखाएंगे। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा तुमसे नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। सुन लिए, यह बयान राजीव कुमार ने 16 मार्च को यानी 2.5 महीने पहले दिया था। तभी बता दिया था नतीजे कुछ भी हो बदनाम ईवीएम ही होगी। और जिसके ठीक 2 दिन बाद ही राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की रैली में मुंबई में ईवीएम पर सवाल उठा दिया। क्या सवाल उठाया था राहुल गांधी ने? अभी तो आपने शायराना अंदाज सुन लिया, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा था वो भी सुनाइए जरा। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक बार वॉल दिखाइए, एक बार फिर से वॉल दिखाइए। और वॉल दिखाकर मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि इस ईवीएम चालीसा में राजीव कुमार और राहुल गांधी की ही बाइट नहीं है। ईवीएम से लेकर आंकड़ों तक सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी विस्तार से ईवीएम चालीसा में और क्या क्या है यह भी आपको बता देते हैं।
राजा की आत्मा ईवीएम में है, राहुल गांधी कह रहे हैं। ये बयान ईवीएम को लेकर इसलिए सुनाना जरूरी है और आपको सुनना जरूरी है क्योंकि चुनाव के ऐलान के ठीक 2 दिन बाद ही ईवीएम पर सवाल उठने लगे थे। ये सवाल ईवीएम पर नहीं, राहुल गांधी ने अपनी चुनाव तैयारी पर उठाए थे, जनता के बीच अपने काम पर उठाए थे। 18 मार्च से शुरू हुआ ये सिलसिला 2.5 महीने तक चलता रहा और अब एक बार फिर पूरा का पूरा समूचा विपक्ष ईवीएम को ही बदनाम करने लग गया है। सुना देते हैं आपको कौन क्या कह रहा है, क्योंकि ये ईवीएम चालीसा है गुरु, तब तक सुनाएंगे, विस्तार से सुनाएंगे, नतीजों के पहले नतीजों के बाद। ईवीएम की बात हो रही है पहले और कर परिणाम आने के बाद। इसी टाइम फिर आपके बीच आऊंगा और कहूंगा कि नतीजों के एक दिन पहले जो मैंने आपको ईवीएम चालीसा सुनाया था, आज आपको ऐसे ही चालीसा सुनने को मिल रहे हैं कि नहीं। सुनाइए पहले क्या क्या कह रहा है विपक्ष, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। मान लीजिए माना कि x बराबर y बराबर इतना इज इक्वल टू इतना, गणित में पढ़ते थे ना। मान लीजिए नतीजे इनके पक्ष में आ जाएं, जैसे कि कई राज्यों में आए हैं और सरकार बनी है, तब क्या होगा? तब ये जो ईवीएम चालीसा, ये जो वॉल में आप ईवीएम चालीसा देख रहे हैं, जिस ईवीएम चालीसा की मैं जिक्र कर रहा हूं बार बार, तब भी ईवीएम चालीसा पढ़ा जाएगा। मैंने कहा आपसे, कोई प्रणाम करेगा, कोई बदनाम करेगा, लेकिन मशीन की गड़बड़ी, ईवीएम की गड़बड़ी, जो आरोप लगाने हैं लगा लीजिए। आज रात तक जो प्लान बनाना है बना लीजिए। अब सवाल ईवीएम पर उठे हैं तो चुनाव आयोग जवाब तो देगा और बार बार देगा। सुन लीजिए आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा है, सुनाइए। कोर्स हम चेंज नहीं कर सकते और चेंज करने का कोई लॉजिक होना चाहिए, शक कोई आधार नहीं हो सकता। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, आयोग पता नहीं क्या करता है। आयोग कुछ नहीं करता। आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता। आपके घर जाता है, आपका वोट बनाता है, आपकी मुरब्बत करता है कि आइए वोट डालने आइए, आपकी व्यवस्था करता है पोलिंग स्टेशन पे कि डालिए, उसके बाद मशीन को बंद करके छुपा के आपके सामने में रखता है, लेकिन ऐसा नहीं करता कि कोई इधर से उधर कर दे। ये सब इलेक्शंस का व्यवस्था एक बहुत तरीके से है। अच्छा देखिए, जैसे सत्ताधारी दल अपनी तैयारी करता है, वैसे विपक्ष भी तो तैयारी करेगा ना। कोई तो बेस बनाना पड़ेगा, बैकग्राउंडर तैयार करना पड़ेगा कि देखिए हमने कहा था ना आपसे, क्योंकि पहले विपक्ष के लोगों ने यह तय किया कि हम एग्जिट पोल पर बैठेंगे ही नहीं, अपनी बात ही नहीं करेंगे, यानी किसी टीवी डिबेट में हम एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे। उसके बाद इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, बैठक के बाद पवन खेड़ा का एक ट्वीट आया और फिर ये कहा गया कि नहीं, हम टीवी डिबेट में हिस्सा लेंगे। तो क्या ये भी ग्राउंड तैयार करने वाली ही रणनीति थी? और ईवीएम पर इतने सवाल नतीजों के ठीक पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद उठा देना, क्या ये भी किसी रणनीति का हिस्सा है? खैर, सवाल सिर्फ ईवीएम पर ही नहीं उठे हैं,
इस बार तो विपक्ष और 2 कदम आगे निकल गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस बार बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि 4 जून को होने वाली काउंटिंग से पहले गृह मंत्री ने 150 डीएम कलेक्टर साहब से बात की है। भयंकर आरोप है, भयंकर। सुन लीजिए, सुनाइए भाई क्या कह रहे हैं जयराम रमेश। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? संवैधानिक और गैर संवैधानिक बात वो भी जयराम रमेश जैसे बड़े कद के नेता अगर करेंगे तो उस पर भी प्रतिक्रिया आएगी। अब जयराम रमेश ने सवाल उठाए तो चुनाव आयोग सवाल तो पूछेगा ना, क्योंकि सवाल तो चुनाव पर ही उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से रविवार शाम तक उन आरोपों के फैक्चुअल डिटेल देने को कहा था कि भैया तथ्य क्या है, मतलब किस फैक्ट के आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं, आधार क्या है। अब जयराम रमेश ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी, लेकिन इस चिट्ठी में जवाब नहीं दिया। 1 हफ्ते का समय मांग लिया। अब बताइए, 1 हफ्ते में तो नतीजे भी आ जाएंगे और हो सकता है प्रधानमंत्री की शपथ भी हो जाए, पूरा मंत्रिमंडल का गठन हो जाए। चलिए, अब आरोप लगा है तो चुनाव आयोग तो चुप बैठेगा नहीं। चुनाव आयोग ने भी जयराम रमेश को जवाब दे दिया। क्या कहा राजीव कुमार ने, यह भी सुना दीजिए। माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात बताऊं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से, बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है, बहुत पीड़ा होती है। अगर आप किसी काम को बहुत शिद्दत और बहुत मेहनत से करो, बहुत लगन से करो और उस पर आरोप लग जाए, वो भी बिना आधार के, बिना तथ्यों के, बहुत दुख लगता है, बहुत पीड़ा होती है। और राजीव कुमार जिस तरह से कह रहे हैं, इतनी बड़ी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में ठीक ही तो कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी, इतना आसान है क्या कि इतनी बड़ी संख्या में निर्वाचन अधिकारियों को इन्फ्लुएंस कर दिया जाए, प्रभावित कर दिया जाए? बताइए, इतना आसान है क्या? ईवीएम से छेड़छाड़ कर दी जाए, यह आसान है? सोचिएगा, आप भी सोचिएगा। इन सब बातों का जवाब भी देंगे, विस्तार से बताएंगे कि ईवीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ आसान नहीं है भाई। ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाती है। स्ट्रांग रूम कितना स्ट्रांग होता है यह भी आपको बताएंगे कि विपक्ष के आरोप सही हैं या गलत, यह सब कुछ आपको विस्तार से चलिए बता देते हैं। यह देखिए, मैंने कहा था ना, ये ईवीएम चालीसा है, इसलिए आपको कैसे होती है ईवीएम की सुरक्षा, ये सब कुछ आपको जानना है। सब कुछ जानना है तो आपको विस्तार न्यूज देखना पड़ेगा। विस्तार न्यूज में ही इतने विस्तार से जानकारी मिलेगी कि ईवीएम पर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, नतीजों से पहले, एग्जिट पोल के आंकड़े, रुझान आने के बाद। तो चलिए, कैसे होती है ईवीएम की सुरक्षा, ये मैं आपको बता देता हूं। 3 लेयर सिक्योरिटी में होती है। 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, मतलब ईवीएम तक पहुंचना हो अगर आपको, तो आपको 3 स्टेप पार करना पड़ेगा। कौन कौन सा ये बता देता हूं। स्ट्रांग रूम के अंदर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती होती है, आप समझ रहे हैं। दूसरा, स्ट्रांग रूम के बाहर राज्य पुलिस की तैनाती होती है। वोटिंग हो गई, वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन रख दी गई और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स के गार्ड तैनात रहते हैं। ये सब कुछ आप समझते जाइएगा। 3 लेयर सिक्योरिटी मतलब आप समझ गए, विस्तार से आप समझ गए। अब बताइए, कोई भी आदमी
इसको पार कर कर तो जाएगा ईवीएम के पास, तब छेड़छाड़ करेगा, तार काटेगा, नट और पाना पेचकस से उसको बर्बाद करेगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि पूरा कंट्रोल तो नहीं है ईवीएम के पास, कि पूरा कंट्रोल है और ईवीएम को कोई भी जाकर कुछ भी कर देगा, किसी सॉफ्टवेयर से उसको बर्बाद कर देगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। किस किस को कहां कहां कैसे कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सिक्योरिटी आप देख लीजिए, ये सब कुछ आपको बताएंगे। मतलब समझ लीजिए, इस चक्रव्यूह को भेद कर ही कोई स्ट्रांग रूम में दाखिल हो सकता है। तो फिर आप सवाल किस पर उठा रहे हैं? सवाल किस पर उठा रहे हैं? किस सिस्टम पर उठा रहे हैं? उसी सिस्टम पर उठा रहे हैं, उसी सिस्टम पर उठा रहे हैं ना जिस सिस्टम ने विपक्ष की राज्यों की सरकार बनाई है, उसी सिस्टम पर उठा रहे हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इतने विस्तार से समझा रहा हूं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? समझते जाइए। आप सोचिए जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और वो सीएपीएफ के सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रहे हैं, वो राज्यों की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और जिले के सुरक्षा कर्मियों पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम को कोई भी भेद सकता है। ये तो बात हुई स्ट्रांग रूम के सुरक्षा की, लेकिन जब स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखा जाता है तब भी स्ट्रांग रूम के सीलिंग के वक्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं, मतलब खड़ा किया जाता है। जिस पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनको कहा जाता है आइए देख लीजिए, उनको दिखाकर सील किया जाता है। इन प्रतिनिधियों को भी अपनी तरफ से सील लगाने का प्रावधान होता है। यह होती है पूरी प्रक्रिया। स्ट्रांग रूम में केवल एक तरफ से एंट्री होनी चाहिए और इसमें डबल लॉक सिस्टम होता है। यहां ईवीएम और वीवीपैट मशीन रखने के बाद स्ट्रांग रूम लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसकी एक चाबी इसके इंचार्ज और एक एडीएम या इसके ऊपर के पद वाले अधिकार के पास रहती है। मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब आप सोचिए कि जिस तरह से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जाती है, जितने विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं, मेरा इस पूरी खबर पर विस्तार से बताने के पीछे केवल एक ही मकसद है कि जो सवाल, जो भ्रम आपके मन में डाल दिया जाता है, जिस तरह से एक झूठ को बार बार बोला जाता है, क्या वो सच साबित हो जाएगा? और क्या इतनी बड़ी प्रक्रिया, जो प्रक्रिया मैं आपको लगातार वॉल के माध्यम से समझा रहा हूं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहा हूं, अब आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। सोचिए, जिस तरह से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जाती है, वहां तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो ये सवाल किस पर उठा रहे हैं? किस पर है ये सवाल? सवाल सिर्फ ईवीएम पर ही नहीं उठे हैं। 2 दिन पहले आए एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भी विपक्ष ने निशाना साधा है। विपक्ष ने एग्जिट पोल पर ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। खैर, मैं बहुत साफ कर दूं कि एग्जिट पोल के आंकड़ों पर अपनी राय कोई भी दे सकता है। विपक्ष सवाल उठा सकता है, हमको कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी कहने के अधिकारी हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, आपके आरोप प्रत्यारोप का स्वागत है। लेकिन यह तो जरूर सुन लीजिए कि विपक्ष ने एग्जिट पोल पर कहा क्या है। सुनाइए। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं, ये बिल्कुल जाली है, बिल्कुल नकली है, बिल्कुल झूठे हैं। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एग्जिट पोल भी एग्जिट पोल है, एकदम पक्का निर्णय तो है नहीं, वो तो कल आएगा, तो वेट करें। एग्जिट पोल के लोगों ने पूरे देश को ये बता दिया कि हमारे एग्जिट पोल पे भरोसा ही मत करना। तो जनता का पोल ज्यादा आवश्यक है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जिट पोल नहीं। एग्जिट पोल अद्भुत चीज है, हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि कितनी दफा ये असफल हुए हैं। ये एग्जिस्ट किए हुए पोल है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एग्जिस्ट किए हुए पोल है, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये बिल्कुल फेक है। सभी बयानों का स्वागत, बिल्कुल स्वागत। विपक्ष के लोगों को सब कुछ कहने का अधिकार है, कहना भी चाहिए, सवाल उठाना भी चाहिए। लेकिन ईवीएम पर इसलिए मैंने ईवीएम चालीसा पढ़ा क्योंकि आपके अंदर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, कम से कम आप इस बात को जान तो लें कि इतना सरल नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है देश में इतनी बड़ी चुनाव प्रक्रिया को भेद लेना, उस सिस्टम को बिगाड़ देना। सरकार नहीं बन रही है, हम ही सरकार बनाएंगे। मोदी का पोल है,
2 दिन तक चल रही इस बयानबाजी में आज एक और नाम शामिल हो गया। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी बड़ी नेत्री हैं, बड़ी नेत्री हैं। कोई बात कहेंगी बहुत दूर तक जाएगी, विस्तार से विस्तार न्यूज में बताना पड़ेगा। सोनिया गांधी ने आज सोनिया गांधी ने भी कह दिया नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट रहने वाले हैं। सोनिया गांधी क्या कह रही हैं ये भी सुनिए आई। Well, we are very hopeful that our results are completely opposite of what the exit poll said. Well, we are very hopeful that our results are completely opposite of what the exit poll said. एग्जिट पोल सही हो या गलत, चलिए बस 12 घंटे से भी कम का टाइम बचा है। काउंटिंग शुरू हो जाएगी, रुझान आने लगेंगे और कल इस वक्त तक साफ भी हो जाएगा कि सरकार कौन बना रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं और सरकार बनाने के लिए इस चुनाव में कितनी बयानबाजी हुई इस पर भी आज चर्चा कर लेते हैं। इस पूरे चुनाव में कुछ शब्द घूमते रहे, जैसे खटाखट, फटाफट, ठकाठक, टनाटन, इसलिए दनादन मैं आपको इन बयानों के बारे में बता देता हूं। दनादन दनादन ये शब्द किसी ने नहीं बोला, ये ज्ञानेंद्र तिवारी बोल रहे हैं। ये पहली बार किसी चुनाव में शब्द ही मुद्दा बन गया। सबसे पहले राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी खातों में पैसा चुटकी बजाते डालेंगे, खटाखट खटाखट। और जैसे ही राहुल गांधी ने बयान दिया, प्रधानमंत्री ने खटाखट पर ही चुटकी ले ली और प्रधानमंत्री ने बोला, एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं ने भी खटाखट, फटाफट, सफाचट, टकाटक बोलना शुरू कर दिए। सुन लीजिए खटाखट फटाफट वाला दनादन ये बयान। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक टकाटक टकाटक। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट, बोले खटाखट खटाखट। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। एक के बाद एक खटाखट खटाखट खटाखट। विदेश भाग गए कि नहीं भाग? सफा चट सफा चट सफा चट। गजब रहा है चुनाव पूरा इस बार। चलिए अब दूसरी खबर की बात करते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी है। आपसे सीधे उसका जुड़ाव है। नतीजे तो कल आएंगे, पता चल जाएगा कौन जीतेगा, लेकिन नतीजों से पहले जिसने भी शेयर मार्केट में पैसा लगाया है वो भयंकर खुश नजर आ रहे हैं, भयंकर खुश नजर आ रहे हैं। काउंटिंग डे से ठीक एक दिन पहले शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है, रिकॉर्ड तोड़, बम्पर। 3 जून को सेंसेक्स 2777 पॉइंट की तेजी के साथ 76,738 पर पहुंच गया और निफ्टी 808 पॉइंट चढ़कर 23,338 पर पहुंच गया। सोचिए, जिस बाजार में 10 अंक, 100 अंक, 300 अंक की तेजी हो जाए तो लोग खुशी से झूमने लगते हैं, वहां एक ही दिन में 2700 से ज्यादा उछाल आएगा तो खुशी तो होगी। अब तक इतना बड़ा उछाल बाजार में नहीं देखने को मिला, नहीं देखने को मिला। ये एग्जिट पोल के बाद दिखने लगा है। हालांकि आज जब बाजार बंद हुआ तो सेंसेक्स 2507 पॉइंट की तेजी के साथ 76,468 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 733 पॉइंट चढ़कर 23,263 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों की वेल्थ लगभग 13,78,630 करोड़ रुपए बढ़ गई है। नतीजे जिसके भी पक्ष में आए, मार्केट का हाल बहुत ही बढ़िया है भाई साहब। नतीजे जिसके भी पक्ष में आए, मार्केट शानदार जा रहा है। तो चलिए, अभी शेयर मार्केट समझ लिया आपने, ईवीएम चालीसा समझ लिया आपने, और एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को भी आपने समझ लिया। इसके बाद ईवीएम चालीसा पर बात नहीं होगी। हां, हो सकती है अगर कल विपक्ष
या पक्ष के लोग ईवीएम चालीसा पढ़ने लगे तो याद तो आपको जरूर दिलाऊंगा। कहीं जाइएगा मत, कहीं जाइएगा मत, तुरंत लौट रहा हूं। और इसके बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जुड़ रहे हैं, उनसे पूछेंगे टकाटक फटाफट सफा चट में आप क्या कह रहे हैं। अरुण साव किस स्थिति में है दिखाइए भाई, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। अरुण साव साहब ये देखिए बैठ गए हैं और उनके कान में आवाज आएगी तब तक मैं इनके बाद ये खोमन साहू है, ये भी देखते रहिए, ये भी पूरी तैयारी दिखाएंगे। आप टीवी में हमेशा देखते हैं कि कोई भी नेता जब बैठ जाते हैं तब कहा जाता है हाँ हेलो बताइए, ये तैयारी है, ये तैयारी है। अरुण साव साहब मुझे अगर सुन रहे होंगे तो हंस भी रहे होंगे कि अरे यार ज्ञानेंद्र भाई सब कुछ दिखा देंगे क्या, आप सब कुछ दिखा देंगे क्या। डिप्टी सीएम साहब आवाज आ रही है मेरी? डिप्टी सीएम साहब, अरुण साव साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी ज्ञानेंद्र जी, आ रही आवाज आपकी। मैं आपकी पूरी तैयारी भी दिखा रहा था, आपने 8:30 का टाइम दिया था और बताइए लेट कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, मुस्कुरा दीजिए क्योंकि आप विस्तार न्यूज में हैं। 1 मिनट लेट नहीं है भाई, घड़ी मत देखिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूं। एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं साव साहब और इसके बाद से पूरे देश में ये कहा जा रहा है कि तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है, आपकी सरकार बन रही है, बम बम है पूरा माहौल। और इससे पहले मैं खटाखट सफाचट दनादन ये जो बयानबाजी हुई है ये सब दिखा रहा था। जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल पर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया कि क्या नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरह देख रही है? अरुण साव साहब। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत की है, जिस प्रकार से देश को आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित किया है, जिस प्रकार से दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, आम व्यक्ति, देश के आम व्यक्ति ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इसीलिए अब की बार 400 पार का नारा जनता का नारा बना और एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो हमारे अनुमानों के नज़दीक पहुंचा है। और निश्चित रूप से कल जब मतगणना होगी 400 से अधिक सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेंगे और विकसित भारत के सपने को साकार करने का काम करेंगे। चलिए मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछ लेता हूं कि एग्जिट पोल के आंकड़ों को आपने कहा है कि ऐसे ही नतीजे आएंगे। एक सवाल पूछ लेता हूं, 1 या 2 सीट एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भी दिया है डिप्टी सीएम साहब, वो 1 या 2 सीट क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिलने जा रही है? क्योंकि देखिए आप ही ने कहा है, उप मुख्यमंत्री जी आप ही ने कहा है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वैसे ही नतीजे आने वाले हैं। वो 1-2 सीट कौन सी जा रही है, या तो 11 के 11 में दावा ठोक रहे हैं आप? ज्ञानेंद्र जी मेरे शब्दों को समझिए आप। मैंने कहा हमारे अनुमानों के नजदीक है, वैसा ही है ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा है कि हमारे अनुमानों के नजदीक है और 400 पार होने वाला है। और जब 400 पार होने वाला है तो छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मैं ये तो भूल ही जाता हूं कि मैं डिप्टी सीएम साहब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक हाई कोर्ट के बहुत काबिल वकील से भी बात कर रहा हूं। मैं ये जब आपसे बात करता हूं तो कई बार भूल जाता हूं और आप मुझे हमेशा अपने चक्रव्यूह में फंसा लेते हैं। चलिए ठीक है, आपके शब्दों की बाजीगरी में नहीं जाते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन, डिप्टी सीएम साहब ये कह रहा है कि हम 295 का आंकड़ा पार करेंगे। इसको सुनकर आपको थोड़ी बहुत बेचैनी तो नहीं हुई कि ये विपक्ष में इतना आत्मविश्वास कहां से आ गया, कहीं ये आंकड़ा चला गया, फिर क्या होगा? बेचैनी बिल्कुल नहीं हुई है, बल्कि हैरानी हुई है कि ये कौन सा तरीका है, कौन सा आंकड़ा है, क्या आधार है कि ये 295 सीट पाने की बात करते हैं।
क्या किया है इन्होंने जनता के लिए, जनता इन्हें वोट क्यों देगी। आज देश की जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, मजबूती से खड़ी है। और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, ये तो आम व्यक्ति देश का यही चाहता था। और इसलिए देश के नागरिकों ने आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है, उनके काम को देखकर। और जो काम पिछले 10 सालों में हुआ है, ज्ञानंद जी आप कल्पना कर सकते हैं कि जो काम 60, 65, 70 सालों में नहीं हुआ, ऐसे काम हुए हैं। 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान मिला, प्रधानमंत्री आवास। 12 करोड़ परिवारों को के घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है। किस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना से एक परिवार अपने आप को सुरक्षित किया है। मैं ऐसे कैसे कितनी योजनाएं गिनाऊं जिसके कारण से आम लोगों को लगता है कि उनके सपनों को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये देश की जनता की इच्छा थी और उसी के अनुरूप कल का परिणाम आने वाला है। नितेश गर्ग हैं मेरे सहयोगी, उन्होंने एक सवाल भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि डिप्टी सीएम साहब से ये तो पूछिए ज्ञानेंद्र जी कि कांग्रेस वाले मिठाई बनवा रहे हैं, लड्डू बनवा रहे हैं, खूब लड्डू बन रहा है, क्विंटलों लड्डू का ऑर्डर दे रहे हैं और कह रहे हैं सब कार्यालय में नतीजे देखेंगे जितने भी कार्यकर्ता है। उस मिठाई, उस लड्डू पर आपकी प्रतिक्रिया डिप्टी सीएम साहब? देखिए, कांग्रेस की तैयारियां धरी रह जाएगी। वो लड्डू वो बांट भी नहीं पाएंगे। कल तो जब परिणाम आएगा, कांग्रेस के नेता ईवीएम को दोषी ठहराएंगे, निर्वाचन आयोग को दोषी ठहराएंगे और आपस में इनकी सिर फुट अव्वल होने वाली है कि आखिर इस हार का ठिकरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर फोड़े या किस पर फोड़े, ये बात होगी। और वास्तव में देश की जनता में जो उत्साह दिखा है नरेंद्र मोदी जी को लेकर, मोदी की गारंटी पर जो देश की जनता ने भरोसा किया है, ये मिठाई तो देश की जनता बांटने वाली है कि उनके सपनों के अनुरूप नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का निर्माण करेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर। 400 पार के लिए रायपुर में आज अनुष्ठान हुआ है। काली मंदिर में आपके तमाम जितने सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इधर उज्जैन में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, बड़े बड़े पंडित आ रहे हैं। तो 400 पार को लेकर कुछ तो एग्जिट पोल हैं डिप्टी सीएम साहब जो 400 पहुंच गए हैं, कुछ एग्जिट पोल हैं जो 400 पहुंचा भी रहे हैं। तो मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि एक साथी आपके जो अभी आपकी सरकार में मंत्री हैं और आपके बड़े अच्छे मित्र भी हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल जी, वो भी केंद्र चले जाएंगे, वो भी अब छत्तीसगढ़ की सियासत से चले जाएंगे मंत्रिमंडल से। आप उनको मिस तो बहुत करेंगे डिप्टी सीएम साहब? देखिए, बहुत अनुभवी नेता हैं, लंबा राजनीतिक जीवन ब्रजमोहन अग्रवाल जी का रहा है, बहुत अनुभवी हैं। और निश्चित रूप से ऐसे अनुभवी नेता जो ऐतिहासिक वोट्स से अभी विधानसभा चुनाव जीते, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वोटों से जीते, और इस लोकसभा चुनाव में भी वह सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले हैं। उनके सुदीर्घ अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा और निश्चित रूप से उनकी योग्यता और क्षमता अपार है। उसका लाभ न केवल छत्तीसगढ़ को, देश को भी मिलने वाला है। डिप्टी सीएम साहब, आपने अभी एक बात कही, आपने कहा कि ईवीएम पर कल सवाल उठाए जाएंगे। अभी मैंने इससे पहले जब आप नहीं जुड़े थे तो आधे घंटे मैंने ईवीएम चालीसा पर एक शो किया और मैंने राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं देश के, उन्होंने जिस तरह से सवालों का जवाब दिया है और जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं, आज हमने पूरी प्रक्रिया दिखाई कि कैसे ईवीएम मशीन की 3 लेयर की सुरक्षा होती है और उसको भेदना, वहां तक पहुंच पाना असंभव है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इतने बड़े सिस्टम, इतने बड़े इलेक्शन सिस्टम जो पूरे देश में हो रहा हो, उस पर इस तरह से जब सवाल उठते हैं और चुनाव आयुक्त को आकर जवाब देना पड़ता है और उसी ईवीएम मशीन के सहारे
कई राज्यों में विपक्ष ने सरकार बनाई है। जब ऐसे सवाल उठते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इतनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने चाहिए? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का यह जो व्यवहार है विपक्षी दलों का, ये साधारण नहीं है। ये तो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया को दुनिया में बदनाम करने का काम ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बार कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बार कहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ये कहा हो कि इसमें ऐसी कोई गुंजाइश हो, सिवाय ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के। और आज जब जनता उनसे दूर जा चुकी है, जनता का भरोसा ये विपक्षी दल खो चुके हैं, और इसलिए जिस प्रकार से कल कांग्रेस का विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग गया, आज कांग्रेस के कई नेताओं के बयान पूरी बयान का जिक्र कर रहे हैं डिप्टी सीएम साहब। तो माफी चाहते हुए आपको रोक रहा हूं। मैं आपको पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक ट्वीट पढ़कर सुना देता हूं। माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में इसलिए रोका क्योंकि आपने कांग्रेस के बयानों की बात की, विपक्ष के नेताओं के बयान की बात की। भूपेश बघेल ट्वीट कर लिख रहे हैं, चुनाव आयोग ने चुनाव में प्रयुक्त होने वाली मशीनों के नंबर दिए थे। इसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट शामिल है। मेरे चुनाव क्षेत्र राजनांदगांव मतदान के बाद फॉर्म 17C में जो जानकारी दी गई उसके अनुसार बहुत सी मशीनों के नंबर बदले हैं। ये बहुत गंभीर आरोप लगाया है। जिन बूथों पर नंबर बदले हैं उससे हजारों वोट प्रभावित होते हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, जिस संदर्भ में मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, और इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में मशीनें बदली गई और चुनाव परिणाम पर होने वाले असर के लिए कौन जिम्मेदार होगा। बदले हुए नंबरों की सूची बहुत लंबी है, पर एक छोटी सूची आप सबके अवलोकनार्थ संलग्न है। अब देखिए, कल नतीजों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया। इस आरोप पर आपका जवाब डिप्टी सीएम साहब। देखिए, ये सब निरर्थक आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। आपने ही बताया कि किस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने एक एक प्रश्नों का जवाब दिया है। देवेंद्र यादव जी ने भी प्रश्न चिन्ह लगाया था, उसका भी विस्तार से जवाब चुनाव आयोग ने अपनी पत्रकार वार्ता में दिया है। इस तरह की किसी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। और जिस प्रकार से आज जनता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जनता है, इसलिए आज ये जनता के मत को झुठलाने का काम ये ना करें इस प्रकार से आरोप लगाकर। चलिए, मैं जब आपसे बात करता हूं तो एक बहुत काबिल वकील से भी बात करता हूं और छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम से तो बात करता ही हूं। राजनीतिक बातचीत के अलावा तथ्यों के साथ जिस तरह से आप बातचीत करते हैं, बहुत आनंद आता है। आपने इतना वक्त निकाला और हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी सीएम साहब। और मेरे सहयोगी खोमन साहू जो आपके पास बैठे हैं, उनको मैं एक लिंक भेजूंगा अभी कुछ देर बाद, वो लिंक आपसे शेयर करेंगे। आप देखिएगा कि ईवीएम चालीसा पर विस्तार ने कितने विस्तार से स्टोरी की है। बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी सीएम साहब आपका। बहुत से मैसेज आ रहे हैं, और जो ईवीएम पर आज हमने ईवीएम चालीसा पढ़ा है, जिस पर अभी बात हो रही थी डिप्टी सीएम साहब से, उसको लेकर भी मैसेज आ रहे हैं। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था 7 मिनट पहले ही, और उप मुख्यमंत्री का जवाब आ गया है, तो लोग कह रहे हैं कि आपको पता था क्या कि यही आरोप लगा। खैर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी, आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो एग्जिट पोल 400 का आंकड़ा पहुंचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये कैसे पहुंचा रहे हैं? ये सोच तो रहे होंगे आपके बीजेपी की ये चुनाव जीतने की मशीनरी वाली स्टाइल क्या है भाई? ये कौन सा किला है जिसको भेद नहीं पा रहा है समूचा विपक्ष इंडिया गठबंधन बनाने के बाद भी? सोचिए, किसी एक आदमी को हराने के लिए, किसी एक पार्टी को हराने के लिए पूरा विपक्ष लग जाए, और तब भी एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं। कल का इंतजार कीजिए, तब तो नतीजे आ जाएंगे। पूरे चुनाव में प्रचार प्रसार में राजनीतिक पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी हो गई थी। क्या रैली, क्या जनसभा, क्या रोड शो, मतलब हर जगह उतनी भीड़, कार्यकर्ताओं में उतनी ही उमंग, जनसभा में वही ऊर्जावान जयकारा, घोषणा पत्र में वही राष्ट्रवाद के मुद्दे। लेकिन सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात, इस बार बीजेपी सिर्फ घोषणा पत्र को मुद्दा नहीं बनाई थी। घोषणा पत्र ही मुद्दा नहीं था इस बार। बीजेपी की नजर विपक्ष की तमाम गतिविधि और बयानों पर भी टिकी हुई थी, जिसको बीजेपी ने चुनाव में मुद्दा बनाया और लोगों के कानों में लगातार आवाज पहुंचाती रही। मोदी की गारंटी तो सबसे बड़ी है कि भैया हम ही हैं आपकी संस्कृति के और आपके संपत्ति के रखवाले हैं और कोई नहीं है। और शायद इसीलिए 400 पार कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री ने जब भारत मंडपम में 400 का नारा दिया था तो काफी कुछ होगा, तो काफी कुछ सोचा होगा, समझा होगा, फिर नाप तौल कर बोला होगा। बीजेपी को साफ साफ पता है 400 सीट का सपना सिर्फ पार्टी के घोषणा पत्र पर नहीं देखा जा सकता है। चुनाव है, मौका परस्त बनना होगा, समय रहते विपक्ष को घसीटना होगा और यही किया बीजेपी ने पूरे चुनावी प्रचार में। अपने संकल्प पत्र के साथ साथ कांग्रेस के बड़बोलेपन को चुनावी हथियार बना लिया। तो चलिए एकदम विस्तार से एक एक करके आपको समझाते हैं बीजेपी के चुनाव मुद्दे को, कब, कहां और कितना और कैसे, सब कुछ विस्तार से बताते हैं, आपको समझाते हैं कि ये कैसे हुआ। 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा मोदी की गारंटी, जो मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था। एक बात सुन लीजिए, आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हो सकते हैं, उनके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि भारत में नरेंद्र मोदी एक बड़े ब्रांड बन चुके हैं। इससे इंकार आप नहीं कर सकते। ऐसे ब्रांड जिनके नाम पर वोट तो मांगा ही जाता है, साथ साथ चुनाव के मुद्दे भी मोदी के नाम पर डिसाइड किए जाते हैं। बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग, एडवर्टाइजमेंट, चुनावी जनसभा, हर जगह मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी ऐसी गारंटी है जिसमें युवा, महिला, किसान और तमाम लोगों को सशक्त बनाने की गारंटी, जिसे दशकों से नजरअंदाज किया गया। हम नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी वालों का मोदी की गारंटी को लेकर संक्षिप्त में यही परिभाषा है, सुनिए। मेरी गारंटी में दम होता है, और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है। मोदी की गारंटी में हर उस पूरे हुए योजनाओं का जिक्र था जिसको बीजेपी ने 2014 और 2019 आम चुनाव में अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, हर चीज, हर बात का जिक्र चुनावी मंचों से यही बोलकर किया गया था कि देखिए हमने जो कहा था वो किया है, और अभी जो इस चुनाव में कह रहे हैं वो भी करेंगे। यही मोदी की गारंटी है और इसी बात को बार बार प्रचारित किया गया। चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा चुनावी मुद्दा क्या था जिसको लेकर बहुत बवाल मचा? मंगलसूत्र। पूरा चुनावी समर मंगलसूत्र पर गर्म रहा। ये ऐसा मुद्दा था जिस पर बीजेपी एकदम से फ्रंट फुट पर आकर खेली। खैर, क्रिकेट में जब नो बॉल पर भी फ्री हिट मिलती है तो कोई छोड़ता है क्या? कोई छोड़ता है? सोचिए, उस पर तो मारने की कोशिश करते ही हैं। और बीजेपी को भी फ्री हिट मिली। सामने गेंदबाज थे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा। कांग्रेस की फ्री हिट का फायदा बीजेपी ने कितना उठाया है ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये पूरा मुद्दा आपको बताएं कहां से आया, क्यों आया, उससे पहले पित्रोदा का ये बयान सुन लीजिए कि बवाल कैसे खड़ा हुआ। We could hold country together as diverse as India, where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, maybe white, and people in South look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters.
नरेंद्र मोदी ने पित्रोदा के पैतृक संपत्ति वाले बयान को ऐसे घुमाया कि मंगलसूत्र शब्द पूरे चुनावी समर में सुर्खियों में बनी हुई थी। पित्रोदा ने जो कहा उसके आधार पर बीजेपी डंका पीट रही थी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपके जेब, समझ रहे हैं, आपकी संपत्ति के साथ साथ महिलाओं के जेवर, मंगलसूत्र सब कांग्रेस के कब्जे में चले जाएंगे। तो आज हमारे समाज में मंगलसूत्र बस जेवर या गहना थोड़ी है, इमोशन है, लाज है, इज्जत है, गुमान है। मंगलसूत्र है तो गहना, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बताइए बीजेपी ने कैसे उस सैम पित्रोदा के बयान को चुनावी मुद्दा बना दिया जिसकी आम जनता के बीच कोई ज्यादा खास पहचान नहीं है। जरा सुनिए मंगलसूत्र पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गठबंधन वालों कान खोलकर सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। सुना आपने, देख लिया आपने। इस 1 घंटे में मैंने आपको ईवीएम चालीसा बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि एग्जिट पोल पर विपक्ष क्या क्या कह रहा है। मैंने आपको छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव से हर वो बात सुना दी जो आप 1 दिन पहले, नतीजों के 1 दिन पहले जानना समझना चाहते थे। मैंने आपको इस 1 घंटे में ये भी बता दिया कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जो एग्जिट पोल का अनुमान है, उसके लिए बीजेपी ने क्या क्या किया था। और अब सुबह 6 बजे से बहुत भयंकर और जबरदस्त तैयारी है। विस्तार न्यूज की तैयारी आप देखेंगे। दावे के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी चैनल में आज तक आपने किसी भी नतीजों को, किसी भी परिणाम को दिखाने का यह अंदाज नहीं देखा होगा। सुबह 6 बजे रिमोट हाथ में रख के सीधे विस्तार न्यूज लगा लीजिएगा, बहुत कुछ दिखाने वाले हैं।